मैं मिथिलेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 जो क्लास 10th का है। पार्ट 1 बन चुका है, आप लोग उसको देखिएगा। और अब हम लोग अगला वीडियो की ओर देखते हैं। चलिए, हम लोग पढ़े थे कारक के कई क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र होता है। पहले हम लोग पढ़े हैं, एक होता है शर्त के आधार पर, एक होता है कार्य के आधार पर, एक होता है स्वामित्व के आधार पर। तो बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो कृषि से संबंधित होता है, अच्छा है नेचुरली चीज होता है संबंधित, यानी कि प्रकृति से जो सीधा संबंध होगा, यानी जिस चीज जिसका जब आए सीधा प्रकृति से आता है तो उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कहने का मतलब यह है कि मत्स्य पालन, कृषि करना, है ना, पशुपालन, समझ रहे हैं ना, खनन, खनन मतलब दरियाओं में से कोई चीज खोद के लेके आ रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होगा, जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ल होगा उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब आता है, ठीक है ना। सेकेंडरी मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो जो जो जब आए हमारा डायरेक्ट, जब हमारा आय का स्रोत कौन फैक्ट्री में बन रहा होगा, मैन्युफैक्चर होता होगा, तो उसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज मशीन में बनेगा ना, मशीन में बनेगा प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा, प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु को, तो उसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। कहने का मतलब है कि गेहूं के आटा चक्की, है ना, कोनो फैक्ट्री में कोनो सामान बनता है, बड़ा बड़ा सामान बनता है, तो कौन सा क्षेत्र में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। क्या होता है, सेवा क्षेत्र। बताइए हम आपको सेवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बैठ के पढ़े, हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। ये पिछला वीडियो में हम लोग सब चीज बताया हुआ है अच्छा से, ठीक है। उसके बाद हम लोग शर्त के अनुसार पढ़े थे संगठित एवं असंगठित। संगठित का मतलब क्या होता है, जिस पर समय का निर्धारण और वेतन निर्धारण दोनों फिक्स होता है, उसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र। जैसे कहने का मतलब यह है कि सरकारी जो होता है, नौकरी जो होता है, वो कौन सा क्षेत्र में आ जाता है, संगठित क्षेत्र में। देखता है कतनो कुछ होता है, लेकिन ड्यूटी पर जब बुलाता है कि आप लोग आइए, तो डायरेक्ट लोग चले जाते हैं, जाते ही नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो ड्यूटी पर जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट में क्या होता है कि हमको जाना है शीतलपुर, जाना है पटना, अभी जरूरी काम पर गया था, प्लानिंग क्या कर दिए, कैंसिल। लेकिन इसे प्राइवेट में कर सकते हैं नहीं, तो इसीलिए प्राइवेट असंगठित क्षेत्र में रखा गया है, और सरकारी को किस क्षेत्र में रखा गया है, संगठित। संगठित में मतलब का टाइम अगर 8 बजे आपको मिला है तो 8 बजे आपको जाना है, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। अब प्राइवेट में दंड मिलेगा नहीं, मन किया तो अपन ट्यूशन पढ़ाएंगे ना, तो कल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन ये अगर इसी को टाइम टेबल से एकदम चलाया जाए कि नहीं, लड़के को भी टाइम से कहा जाए कि आप पहुंचिए यहाँ, अगर वो नहीं आए, सख्त नियम लग जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगला हम लोग पढ़े थे स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र पढ़े थे। तो निजी क्षेत्र मतलब जिस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है जिस पर अधिकार केवल सरकार का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है, चाहे मिश्रित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों मिलकर काम करता है, उसे बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। यहां तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। उत्पादन के 4 कारक है। उत्पादन के कई कारक है, 4। पहला है पूंजी। पूंजी के मतलब होता है धन, यानी कि किसी भी काम को चालू करने के लिए, चलाने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है ना। ये पूंजी या तो किसी से ले सकते हैं, नहीं तो किसी को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला है भूमि। किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें भूमि चाहिए, या तो भूमि किसी को पैसा देकर भी हम ले सकते हैं, है ना। चलिए अगला है श्रमिक। उस वस्तु को बनाने के लिए जो आदमी काम करता है उसको हम बोलते हैं मजदूरी, और मजदूरी को ही क्या कहा जाता है, श्रमिक। क्या कहा जाता है छोटू, श्रमिक। उसके बाद हम लोग समझेंगे उद्यमी। उद्यमी के मतलब होता है कि जो जिसका कंपनी होता है, जिसमें व्यक्ति को काम करवाता है, श्रमिक को काम करवाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उद्यमी। अच्छा एक बात बताइए, अपना कोचिंग जो है, कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं तो हम श्रम का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम मजदूरी का ना काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा ये हमारा एक प्रकार का फैक्ट्री है ना, है ये, मेरे पास बोर्ड है, लाइट है, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, स्टेन है, ये सब चीज व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, या तो सरकार के होगा, नहीं तो किसी खास व्यक्ति का होगा, नहीं तो सरकार और निजी दोनों को मिल करके होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए यहाँ लिखा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी काम होता है उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं उस पर? इसमें सभी लोग को मतलब फायदा होता है। जैसे रेलवे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सब लोग उस पर चढ़ के जा सकते हैं। आगे देखिए लिखा है निजी अर्थव्यवस्था, जिस पर अधिकार केवल किसी निजी व्यक्ति का होता है, जैसे रतन टाटा, रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी, है ना, एलॉन मस्क, ये सब निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? ये बहुत बड़ा आदमी का जरूरत होता है, बहुत बड़ा पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे में कहती है बराबर है। संयुक्त अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब है कि जिस काम को सरकार और निजी व्यक्ति दोनों चालू ऐसी करके मिलकर काम करता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे जिस पर अधिकार जो होता है किसी खास निजी व्यक्ति का होता है, उससे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रस्तुत कौन किया था? एडम स्मिथ। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। अच्छा, यूएसए मतलब यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, सिंगापुर में कैसी अर्थव्यवस्था है बताइए? कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवाद, क्योंकि उन लोगों के पास पूंजी कथी है? ज्यादा है, तो इसलिए यूएसए, अमेरिका, जापान, चीन, सिंगापुर में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम लोग समझेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाजवादी के मतलब होता है कि इस पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। किसका होता है? यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रस्तुत कौन किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत कौन किया था? कार्ल मार्क्स। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन देश आते हैं? तो चीन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, सोवियत संघ। थर्ड हमारा है संयुक्त अर्थव्यवस्था। और संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ चीज, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोल सकते हैं। जैसे इस पर निजी भी व्यक्ति का होता है अधिकार और सरकार दोनों मिलकर के काम करती है। एक बात समझ लीजिए, जो जिसमें अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ना जिस देश में, वो समझिए कि बहुत अच्छा चीज है, उस डेवलप करेगा। और नहीं तो केवल सरकार के देखरेख में दे दीजिएगा ना, तो जानते हैं क्या करेगा? अगर कहीं रोड बनाना है तो रोड में देना होगा, कुछ एरिया में 50 को सीमेंट के पैकेट देना होगा, तो 20 को देके क्या कर देगा? कमजोर करके खत्म कर देगा। लेकिन दोनों को मिल करके होगा ना, तो सभी लोग जाएगा, उसको देखेगा कि इधर से सही हो रहा है कि उधर से सही हो रहा है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सही चीज है। तो भारत में और पाकिस्तान में और श्रीलंका में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छा व्यवस्था है। अब हम लोग समझेंगे कि मौद्रिक विकास के संक्षिप्त विवरण, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक, हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है ये आप लोग समझते होंगे। दादा दादी से पूछ के देखिएगा कि पहले के जमाने में आदमी के पास पैसा नहीं हुआ करता था। इधर चावल हो रहा है तो उधर गेहूं नहीं हो रहा है, चावल नहीं हो रहा है, इधर गेहूं हो रहा है तो उधर चावल नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करते थे? आदमी एक स्थान से, यहाँ से हमको जरूरत पड़ गया चावल के, हमारे पास चावल अति गेहूं है तो हम लेके जाएंगे कोनो चीज पर लाद के। बैलगाड़ी पर पहले हुआ करता था, बहुत दिक्कत था पहले लोग को जाने के लिए, आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत था। तो लोग क्या करता था, मैंने लाद के जाता था, एगो तो यहाँ से लाद के मोथा पर ले गया वहां, और फिर वहां से लाद के यहाँ लिया, तो मेहनत ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो वस्तुओं से लेकर के एक्सचेंज करना, वस्तु लेन देन करना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कि वस्तुओं को अदल बदल कर अपने जरूरतों को पूरा करना कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोला जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिएगा, जब वस्तु विनिमय प्रणाली लोगों को मन भरने लगा तो लोग सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जिससे व्यक्ति को आने जाने में, मैंने उतना फिर ले आने में परेशानी नहीं हो। तो लोग मुद्रा का आविष्कार किया। मुद्रा में मतलब जिसे बर्तन का आविष्कार किया, सिक्का उक्का जो है ना, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का पहले था ना, ये सब चीज, तो लोग वो सब बनाया और वो लेके लोग जाता था, क्योंकि वो कम था। लेकिन अब माताओं की पहले 50 क्विंटल अगर गेहूं लेके जाना था, 50 क्विंटल ढेर ना हो जाएगा, लेकिन अब तो कम हो गया था, क्योंकि सोना हो गया, चांदी हो गया, धातु से बदल लेता था लोग। तो ये मौद्रिक मतलब क्या होता है? पैसा। पहले एक धातु के रूप में रखा जाता था लोग पैसा, और उससे ले जाके वो लेके जाता था लोग, तो छोटा होता था, हल्का ना होता था,
वो लेके जाता था, फिर उसके बदला में सामान लेके आता था लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली के मतलब बैंक का निर्माण हुआ। तब बैंक का निर्माण हुआ तो उसमें काम किसके द्वारा होने लगा? चेक के द्वारा। किसके द्वारा होने लगा? चेक के द्वारा। तो वो और आसान हो गया, लोग जाता था भर देता था चेक में, अब हमको ये सामान चाहिए तो लोग वहां से जाता था लेकर के आ जाता था। मौद्रिक में क्या होता कि छीना छीनी भी होता था ना, लूटा लूटी भी होता था, लूट लो इसको लेके जा रहा है ना, बस समझ रहे हो ना। अगला देखो लिखा है कोर बैंकिंग प्रणाली, इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम, सॉल्यूशन भी को बोलते हैं इसको, कोर बैंकिंग सिस्टम। किसी भी ब्रांच में जाकर बैंकिंग कार्य करवा सकता है कौन? कोर बैंकिंग प्रणाली में। कहने का मतलब यह है कि हमारा अगर स्टेट में खाता है तो हम सेंट्रल में पैसा डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। अब देखिए हम लोग समझेंगे एटीएम क्या है। एटीएम आप लोग समझते हैं कि एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें 4 अंक डिजिट होता है। हम लोग एटीएम के पास जाते हैं, टिपते हैं और पिन कोड डालते हैं, जो गुप्त नंबर होता है किसी को बताया नहीं जाता है, और धर 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 पैसा पूरा एकदम निकलने लगता है। निकलने लगता है कि नहीं निकलने लगता है? तो एटीएम जो है सबसे पहले खोज कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? इसका खोज कौन किया था? तो झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था सबसे पहले। इसका खोज किया था जॉन सेवर्ड वार्नेस। और सबसे पहले लगा भारत में जो था एटीएम कब लगा था? 2004 में लगा। भारत में एटीएम कब लगा था? 2000। कहाँ लगा था? कौन बैंक लगाया था? एसबीआई। कौन लगाया था? इस बात को ध्यान रखना, एसबीआई लगाया था। एसबीआई जो लगाया था सबसे पहले कोची में लगाया था। कहाँ लगाया था? कोची। और उसका नाम था झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। कोची कहाँ है? तक केरला में है। कहाँ है? सबसे पहले केरल में लगाया गया था भारत में। इस बात को ध्यान रखना है सब लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे डेबिट कार्ड क्या है। तो डेबिट कार्ड भी एक एटीएम की तरह ही होता है, जिस पर 16 को डिजिट नंबर होता है, स्टिकर उसमें देखना रहता है ना। उस देखना डेबिट कार्ड के एगो पित्तल का टाइप का, इसे पीला टाइप का छोटा सा अंक होता है, सिम कार्ड वाला जैसा होता है। सिम कार्ड में जो होता है पीला टाइप के, और सही होता है, उसमें 3 गो अक्षर लिखा रहता है जो किसी को पता नहीं चलता है, वो वहीं से लिख के आता है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण अंक जो होता है 4 गो होता है जो किसी को बताना नहीं चाहिए, है ना। अगला है हमारा क्रेडिट कार्ड। तो बैंकों को जिस पर पूरा भरोसा होता है उसी को क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड उसी को मिलता है जिसका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा आता है जाता है, तो उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और क्यों? जिसका खाता से ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है ना, तो उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बस समझ में आ रहा है ना सब लोग को? अब देखिए लोन उन्हीं को मिलता है जिनके पास क्रेडिट होता है। क्रेडिट कार्ड के द्वारा 25,000 से लेकर के 3 लाख तक ले पर मंथ आप लोन ले सकते हैं। बस समझ रहे हैं ना? ये आप 30 से 50 दिन के अंदर में बिना इंटरेस्ट के भर देंगे तो आपको 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 50 दिन से ज्यादा 1 दिन हुआ तो इंटरेस्ट काट लेगा। बात समझ में आ रही है? ब्याज काट लेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सब लोगों को? यहां तक किसी को दिक्कत है? तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे, शेयर करना सभी लोग, ठीक है ना।